हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थियों को इस चौथे मॉडल पेपर को कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 15 का संबंध यहाँ पर 64 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 15 से यहाँ पर 64 बना है उसी प्रकार से फिर हम यहाँ पर बताएंगे कि 19 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे पास यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 15 से यहाँ पर 64 कैसे बना है। तो मेरे भाई 15 से यहाँ पर 64 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 15 का गुणा किया गया है 4 के साथ में। तो यहाँ पर देखिए 15 का 4 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 15 चौक 60। और ध्यान से देखिए 60 से 64 बनेगा कैसे, यदि हम 60 के अंदर क्या कर दें प्लस 4 कर दें तो 60 और 4 मिलकर बन जाएगा 64। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 64 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 19 के अंदर और इस 19 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, 19 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 19 का करेंगे 4 के साथ में गुणा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 19 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 19 चौका 76। और जिस प्रकार से 60 के अंदर यहाँ पर प्लस 4 किया गया है उसी प्रकार से हम 76 के अंदर भी क्या कर देंगे प्लस 4 कर देंगे। तो 76 और 4 मिलकर बन जाएगा 80। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 80। अब हमें देखना है कि संख्या 80 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 80 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 80 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से
देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी कंप्लीट तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, और मेरे भाई सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 15, 15 के बाद में दिया गया है 26, 26 के बाद में दिया गया है 48, 48 के बाद में दिया गया है 81, 81 के बाद में दिया गया है 125 और 125 के बाद में पूछा गया है किस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 15 से कितना बन रहा है 26, 15 से 26 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 15 में क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 15 और 11 मिलकर बन जाएगा 26। फिर देखिए 26 से कितना बन रहा है 48, तो 26 से 48 कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए यदि हम 26 में क्या कर दें प्लस 22 कर दें तो 26 और 22 मिलकर बन जाएगा 48। फिर देखिए 48 से कितना बन रहा है 81, 48 से 81 कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए यदि हम 48 में क्या कर दें प्लस 33 कर दें तो 48 और 33 मिलकर बन जाएगा 81। फिर देखिए 81 से कितना बन रहा है 125, 81 से 125 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 81 के अंदर क्या कर दें प्लस 44 कर दें तो 81 और 44 मिलकर बन जाएगा 125। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 125 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू में ज्ञात हो जाएगी कैसे, सबसे पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ प्लस 11, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 22, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 33, उसके बाद में क्या हुआ प्लस 44। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा ध्यान से देखिए मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 से 22 बन जाएगा कैसे, यदि हम 11 में क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 11 और 11 मिलकर बन जाएगा 22। फिर देखिए 22 से 33 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 22 में क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 22 और 11 मिलकर बन जाएगा 33। फिर देखिए 33 से कितना बन रहा है 44, 33 से 44 कैसे बनेगा, तो 33 में भी यदि हम क्या कर दें प्लस 11 कर दें तो 33 और 11 मिलकर बन जाएगा 44। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 44 से अगली संख्या निकालेंगे, तो 44 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सभी में प्लस 11 हुआ है तो 44 में भी क्या कर देंगे प्लस 11 कर देंगे, तो 44 और 11 मिलकर बन जाएगा 55। अब हमें क्या करना है मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम क्या करें मेरे भाई इस 125 के अंदर यदि हम इस 55 को क्या कर दें ऐड कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए 125 के अंदर हम क्या कर देंगे 55 को ऐड कर देंगे तो 125 और 55 मिलकर बन जाएगा 180, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 180। अब हमें देखना है कि संख्या 180 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 180 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है जोड़ और डी का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है
कि यदि हम इस समीकरण को इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए। प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि ए का अर्थ है भाग, तो इस समीकरण के अंदर आप क्या करेंगे, ए के स्थान पर करेंगे भाग, ठीक है। उसके आगे दिया गया है कि बी का अर्थ है गुणा, तो इस समीकरण में हम बी के स्थान पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आगे बोल रहा है कि सी का अर्थ है प्लस, तो सी के स्थान पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और लास्ट में बोल रहा है कि डी का अर्थ है माइनस, तो डी के स्थान पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहां पर हम बनाएंगे नया समीकरण, कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दिया गया है 82, उसके बाद में क्या है, गुणा में 6, फिर क्या है मेरे भाई, यहां पर देखिए आगे डी, डी का अर्थ है माइनस, उसके आगे दिया गया है 14, फिर है ए का अर्थ है भाग, फिर दिया गया है 2, फिर है सी का अर्थ है प्लस, उसके आगे दिया गया है 35। ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को सोल्व करके इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण के अंदर भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 का भाग देंगे 114 में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 57, ठीक है। उसके बाद में भाग के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 82 गुणा में 6 है, तो 82 छिका हो जाएगा कितना, 492, ठीक है। उसके आगे दिया गया है माइनस और लास्ट में दिया गया है प्लस 35, ठीक है। अब गुणा करने के बाद में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, प्लस का है 492 और यहाँ पर दिया गया है प्लस का 35, तो 492 और 35 मिलकर बन जाएगा 527, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का 57, तो 527 में से हम क्या कर देंगे, 57 को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 527 में से 57 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 470, यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 470। अब हमें देखना है कि 470 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 417 में दिया गया है, ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने गणितीय संक्रियाओं से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि यदि हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान क्या आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न में आपको स्पष्ट बोला गया है कि यदि हम प्लस और माइनस को आपस में बदल दें और यहाँ पर गुणा और भाग को आपस में बदल दें तो इस समीकरण में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले समीकरण में हमें दिया गया है 204, उसके बाद में दिया गया है गुणा। तो मेरे भाई गुणा और भाग को आपस में क्या कर देंगे, बदल देंगे, यानी कि गुणा के स्थान पर भाग करेंगे और भाग के स्थान पर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर हम कर देंगे भाग, उसके बाद में 4, 4 के बाद में माइनस, तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस को भी आपस में बदलेंगे, तो माइनस के स्थान पर कर देंगे प्लस और प्लस के स्थान पर कर देंगे माइनस। फिर आगे क्या है 9, उसके बाद में भाग, भाग के स्थान पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। फिर दिया गया है 2, 2 के बाद में क्या है प्लस, प्लस के स्थान पर कर देंगे माइनस, उसके बाद में दिया गया है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब ये बन गया नया समीकरण। अब इस समीकरण को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण में भाग को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 का भाग देंगे 204 में, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 51, ठीक है। उसके बाद में क्या है प्लस, फिर भाग करने के बाद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 9 और 2 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 दूना के 18, उसके बाद में माइनस का 6। अब मेरे भाई प्लस प्लस की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का है 51 और प्लस का है 18, तो 18 और 51 मिलकर बन जाएगा 69, ठीक है। उसके बाद में क्या है माइनस का 6, तो 69 में से हम क्या कर देंगे, माइनस 6 कर देंगे। तो 69 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 63। यानी कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो इस समीकरण का मान आएगा 63। अब हमें देखना है कि 63 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 63 में दिया गया है ऑप्शन
ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में हमें सबसे पहले दिया गया है 268, 268 के बाद में दिया गया है 259, 259 के बाद में दिया गया है 250, 250 के बाद में दिया गया है 241, 241 के बाद में दिया गया है 232 और 232 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 268 से दिया गया है 259। तो मेरे भाई 268 से यहाँ पर 259 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 268 में से क्या कर दें -9 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 259। फिर देखिए 259 के बाद में दिया गया है 250, तो 259 से 250 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 259 में से क्या कर दें -9 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 250। फिर देखिए 250 से कितना दिया गया है 241, तो 250 से 241 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी देखिए यदि हम 250 में से क्या कर दें -9 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 241। फिर देखिए 241 के बाद में दिया गया है 232, तो 241 से यहाँ पर 232 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहाँ पर भी ध्यान से देखिए यदि हम 241 में से क्या कर दें -9 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 232। अब इसी प्रकार से आपसे पूछा गया है कि 232 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हुआ -9, उसके बाद में भी क्या हुआ -9, फिर उसके बाद में क्या हुआ -9, उसके बाद में भी क्या हुआ -9, यानी कि सभी में क्या हो रहा है -9 हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आगे भी कर देंगे -9, यानी कि 232 में से यदि हम -9 कर देंगे तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए 232 में से हम क्या कर देंगे -9 कर देंगे। तो मेरे भाई 232 में से -9 करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 223, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 223। अब हमें देखना है कि संख्या 223 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो हाँ सर संख्या 223 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व भी कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 को जो 27 नवंबर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है। ऑप्शन ए लोहा धातु, ऑप्शन बी है तांबा धातु, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम धातु और ऑप्शन डी है जस्ता धातु। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी है नागार्जुन सागर बांध
और ऑप्शन डी है सरदार सरोवर बांध। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नागल बांध। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई आप सभी को बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके कि जो ये भाखड़ा नांगल बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है झारखंड राज्य है, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल राज्य है, ऑप्शन सी है बिहार राज्य है और ऑप्शन डी है ओडिशा राज्य है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड राज्य। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1857 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1947 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1919 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1930 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वर्ष 1857 में। तो नौवे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि रोलेक्ट एक्ट कानून भारत में कब पारित किया गया था? तो मेरे भाई याद रखना भारत में रोलेक्ट एक्ट कानून पारित किया गया था वर्ष 1919 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन ए सितार वाद्य यंत्र से, ऑप्शन बी है तबला वाद्य यंत्र से, ऑप्शन सी है बांसुरी वाद्य यंत्र से और ऑप्शन डी है मृदंग वाद्य यंत्र से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जाकिर हुसैन का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी?
ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी है सिंगापुर में, ऑप्शन सी है बर्मा में और ऑप्शन डी है जैसलमेर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को जो 2 दिसंबर को एग्जाम हुआ था उस एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया था राजा राम मोहन राय ने। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 के लिए करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025-26 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है और उस बचे हुए समय के अंदर आप एक बार सरसरी निगाहों से इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से देख लेते हैं तो एग्जाम के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और जितने भी अभ्यर्थी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी हमने करीब 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों के अलावा करीब 51 प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो जल्दी से इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकता है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 51 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे। और इन 51 प्रैक्टिस सेटों से आपको ये पता चल जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के अंदर पेपर किस लेवल का और किस टाइप से आता है। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से स्वेज नहर जोड़ती है। मेरे भाई जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि स्वेज नहर किन्हें जोड़ती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। यानी कि जो स्वेज नहर है ये लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है गुजरात राज्य में, ऑप्शन सी है मेघालय राज्य में और ऑप्शन डी है जम्मू राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। सहरिया जनजाति पाई जाती है राजस्थान राज्य में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यदि आप ऐसी क्लास देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई चैनल के अंदर पर्सनल रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है
और उस प्ले लिस्ट के अंदर आप जाकर कंप्लीट क्लासेज देख सकते हैं। ठीक है, और आज की इस क्लास के अंदर हमने 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं, और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 15 में से लगभग 13 प्लस प्रश्न भी सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे। ठीक है।